नमस्कार। आज हमारे साथ हैं जितेंद्र और आज की हम जो बातचीत करेंगे वो इंश्योरेंस बेस्ड चाइल्ड प्लान्स के ऊपर करेंगे। आज की बातचीत पे आगे बढ़ने से पहले मैं जितेंद्र के बारे में आप लोगों को थोड़ा सा परिचय दे देता हूँ। इन्होंने एमबीए फाइनेंस किया है। पिछले 17 साल से ये इन्वेस्टमेंट्स, इंश्योरेंस और म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के अंदर क्लाइंट्स को एडवाइजरी और सर्विसेज दे रहे हैं। इसके अलावा ये सेबी रजिस्टर्ड प्रोफेशनल हैं, आईआरडीए क्वालिफाइड हैं और एमफी क्वालिफाइड हैं। प्लस रिलायंस फाइनेंशियल एकेडमी से गोल बेस्ड फाइनेंशियल प्लानिंग के ऊपर इन्होंने अपना सर्टिफिकेशन ले रखा है। सो विद दिस introduction of Jitendra, we welcome him to the talk today. And Jitendra, what have you to say about? Let's start with the first question without further ado. What is the idea of this insurance-based child plan? ये होते क्या है? First of all, thank you, Captain Chaudhary, for inviting me for the today's talk, and welcome to all the participants. देखिए, जहाँ तक बात की जा रही है आज के टॉपिक की, जो कि बेस्ड है उन इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स पे जिनका ऑब्जेक्टिव होता है अपने बच्चों के लिए एजुकेशन प्लानिंग करने के लिए उसमें इस्तेमाल करते हैं, तो हमें सबसे पहले समझना पड़ेगा कि हमारे पास इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस होते क्या है जो हम अपने बच्चों की चाइल्ड एजुकेशन के लिए हम लोग यूज कर सकते हैं। जनरली लोग मोटा मोटा अगर देखें तो 7 या 8 तरीके के इंस्ट्रूमेंट है जिसमें इन्वेस्ट करते हैं, जिसमें बैंक की एफडीज और आरडीज हो गई, पीपीएफ अकाउंट खुलवा लेते हैं बच्चों के नाम पर। अगर गर्ल चाइल्ड है तो सुकन्या समृद्धि के अंदर पैसा डालते हैं, पोस्ट ऑफिस स्कीम्स के अंदर भी कुछ लोग पैसा डालते हैं, गोल्ड, म्यूचुअल फंड, स्टॉक्स, रियल एस्टेट ये भी करते हैं। इसके साथ साथ कुछ प्रोडक्ट्स हैं जो कि इंश्योरेंस कंपनीज ऑफर करती हैं, जिनको कि इस्तेमाल किया जाता है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए। आप उसमें 10, 15, 20 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं और जैसे आपकी जरूरत है, चाहे आपको लमसम चाहिए, एक मुश्त पैसा चाहिए, या आपको मनी बैक की फॉर्म में हर 5-6 साल बाद कुछ कुछ पैसा चाहिए, तो उस फॉर्म में आप उससे पैसों को वापस ले सकते हैं। तो बेसिकली इंश्योरेंस बेस्ड चाइल्ड प्लान वो हैं जो इंश्योरेंस कंपनीज ऑफर करती हैं। इसमें ड्यूल बेनिफिट होता है, एक तो इंश्योरेंस मिल जाती है, साथ में इन्वेस्टमेंट हो जाती है। तो जो पैसा आप इंश्योरेंस कंपनी को देते हैं वो आपको आपके उस पैसे से आपको ये दोनों चीजें ऑफर कर देती है। और सबसे बड़ा एडवांटेज जो जनरली इन इंश्योरेंस बेस्ड चाइल्ड प्लान के साथ होता है, इसमें एक राइडर होता है या एक बेनिफिट होता है जिसको कहते हैं वेवर ऑफ प्रीमियम। तो अगर इन केस कोई मिसफॉर्चुनेट इवेंट हो जाती है और किसी भी पेरेंट को जिसके नाम पे पॉलिसी थी वो उनको कोई मिसहैपनिंग की वजह से वो नहीं रहते हैं, तो पॉलिसी कंटिन्यू रहती है, प्रीमियम्स वेव ऑफ हो जाते हैं, और जो बेनिफिट बच्चे को मिलना चाहिए जिसके लिए वो पॉलिसी ली गई थी या जो प्लान लिया गया था, वो बेनिफिट उसको आगे चल के मिलता है जिसकी गारंटी कंपनी देती है। ओके। सो मैं आपकी इस पॉइंट को वापस से दोहराता हूँ जो मुझे समझ आया कि मान लीजिए किसी पेरेंट ने अपने बच्चे के लिए एक चाइल्ड प्लान लिया और जी अनफॉर्चुनेटली ईदर ऑफ द पेरेंट की डेथ हो गई, तो इन दैट केस पॉलिसी पूरी तरह से चलेगी, बट जो प्रीमियम देना था वो जो सर्वाइविंग स्पाउस है उन्हें नहीं देना पड़ेगा। राइट। सो बेसिकली जिस भी पेरेंट के नाम पे पॉलिसी होगी, मान लीजिए फादर ने पॉलिसी ली है बच्चे के लिए, अपने सन के लिए या डॉटर के लिए, और उनका ऑब्जेक्टिव ये है कि जब मेरा बेटा या बेटी बड़े हों, 17-18 साल की उम्र में पहुंचे, तो उन्हें हायर एजुकेशन के लिए एक अच्छा खासा कॉर्पस चाहिए होगा। तो उस ड्यूरेशन के दौरान में अगर फादर को हो जाता है या मदर के नाम पे पॉलिसी, मदर को कुछ हो जाता है, तो पॉलिसी रेगुलर चलती रहेगी, आपके फ्यूचर प्रीमियम्स वेव ऑफ हो जाएंगे। जो बेनिफिट बच्चे को मिलना चाहिए सम एश्योर्ड के अलावा, जो लमसम नॉमिनी को मिलेगा वो तो मिलेगा, उसके अलावा जो फ्यूचर बेनिफिट्स मिलने चाहिए मेच्योरिटी पे, वो बच्चे को जब जरूरत है उस टाइम पे कंपनी प्रोवाइड करेगी। तो पॉलिसी चलेगी बट उसका कोई मतलब पॉलिसी पे कोई फर्क नहीं है और प्रीमियम्स वेव ऑफ हो जाएंगे। वेव ऑफ हो जाएंगे इसमें जी। इसमें किस किस तरह के चाइल्ड प्लान्स हैं अगर ब्रॉडली बात करें? देखिए, अगर इनके इंश्योरेंस इंश्योरेंस कंपनी जो ऑफर करती है उनकी बात करें तो इनको मेजरली 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया जा सकता है। पहले तो है यूनिट लिंक इंश्योरेंस प्लान, जिनको यूलिप के नाम से, जिसकी शॉर्ट फॉर्म हम यूलिप, काफी फेमस है, लोग जानते हैं यूलिप्स को, जिसमें कहीं ना कहीं मार्केट के अंदर पैसा डलता है, इक्विटी डेट का पोर्टफोलियो बनता है और उससे उसको चाइल्ड के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो यूलिप्स हो गए, जो कि एक कैटेगरी है। दूसरा है एंडाउमेंट प्लान। एंडाउमेंट प्लान का मतलब होता है कि आपने पॉलिसी ली है और आपने उसका पॉलिसी का टर्म डिसाइड कर दिया है कि मेरे को 10 साल, 15 साल, 20 साल की पॉलिसी चाहिए। तो जब वो टेन्योर खत्म होगा तो आपको एक लमसम मेच्योरिटी मिल जाएगी उस पॉलिसी के एंड होने पर। तीसरी कैटेगरी होती है मनी बैक, जिसमें आपको कुछ कुछ सालों के बाद, 2 साल, 3 साल, 5 साल, 10 साल, जो कि पॉलिसी का फीचर होगा, जो उसका टर्म्स कंडीशन होगी, उसके बेसिस पे आपको इंटरिम में पैसा आता रहता है।
तो मान लीजिए आपने 20 साल की पॉलिसी ली, तो 5वें साल 6ठे साल से जो भी पॉलिसी का फीचर है उसके हिसाब से आपको बीच बीच में कुछ कुछ पैसा आता रहेगा, और फाइनल मेच्योरिटी पे जब वो पॉलिसी खत्म हो जाएगी तब आपको एक मुश्त पैसा भी मिलेगा। तो बेसिकली 3 कैटेगरीज हो गई, यूलिप, एंडाउमेंट्स और मनी बैक। क्योंकि जितेंद्र, अगर आप थोड़ा सा समय लगा के मुझे इनके फायदे भी बता दें, बेनिफिट्स क्या हैं अलग अलग कैटेगरीज के। देखिए, सबसे पहला फायदा तो है ये आपको ड्यूल बेनिफिट देती है, तो आपको कहीं ना कहीं इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट एक ही जगह पे मिल जाता है। आप चाहे तो उसे अलग अलग भी ले सकते हैं, जो कि थोड़ा सा अगर आप अच्छे तरीके से मैनेज कर पाए तो बेटर रहता है कि आप इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट को अलग अलग रखें। बट अगर नहीं कर सकते तो आप इसको एक सिंगल पॉलिसी लेके एक सिंगल इंस्ट्रूमेंट के थ्रू भी कर सकते हैं, जिसमें आपका सम एश्योर्ड भी होगा और साथ में इन्वेस्टमेंट भी होगी। और जो मैंने एक बेनिफिट आपको बताया है कि इसमें वेवर ऑफ प्रीमियम होता है, तो अगर पेरेंट को कुछ हो जाता है जिनके नाम पे पॉलिसी है, तो पॉलिसी जैसी है वैसी चलती रहेगी, लाइफ कवर नॉमिनी को मिल जाएगा। और जो फ्यूचर बेनिफिट्स बच्चे को मिलने हैं वो पॉलिसी के एंड होने पर या मेच्योरिटी पे या बीच में इंटरिम में अगर मनी बैक है तो वो बच्चे को मिल जाएगा। उसके अलावा आपको जो बेनिफिट्स है टैक्स सेविंग वाले, जो आप एटीसी के अंदर दिखा के प्रीमियम को आप टैक्स एडवांटेज ले सकते हैं, वो आपको मिलता है इसमें। उसके अलावा अगर बात करें कि और क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं, तो जो इनकी फाइनल मेच्योरिटी है, वैसे तो इस साल से सरकार ने इस पे टैक्स लगाना शुरू कर दिया। अगर आपका ट्रेडिशनल या जो गारंटेड बेनिफिट्स वाली पॉलिसी है उसमें प्रीमियम 5 लाख से ऊपर होता है एग्रीगेटेड, तो टैक्स लगता है। बट अगर आप 5 लाख के अंदर अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो टैक्स फ्री आपको पैसा भी मिलता है। तो अगर आप तरीके से मैनेज करें, मतलब ज्यादा प्रीमियम ना रखते हुए टैक्सेबल लिमिट्स के अंदर रखते हुए करें, तो आपकी जो एग्जेम्प्ट वाला बेनिफिट है वो आपको फाइनल मेच्योरिटी पे ही मिलेगा। आप अगर चाहें तो इन पॉलिसीज के अगेंस्ट में लोन भी ले सकते हैं, कभी अगर जरूरत पड़े तो आप इसको एज अ कोलेटरल भी यूज कर सकते हैं पॉलिसी को। ओके, सो जब आप कोलैटरल की बात करते हैं, इसमें ज्यादा स्ट्रॉन्ग कोलैटरल कौन सा होता है, यूलिप प्लान या एंडोमेंट? किसमें कोलैटरल जो है वो बेटर काम करता है? एंडाउमेंट, जहां भी गारंटेड पॉलिसीज की बात होगी, एंडाउमेंट से मनी बैक हो, वहां पर आपका कोलेटरल ज्यादा स्ट्रांग होता है, क्योंकि यूलिप मार्केट बेस्ड है। तो मार्केट की वॉलेटिलिटीज की वजह से वैल्यूएशन कई बार कंड्यूसिव नहीं हो सकता है। तो बेटर रहता है कि अगर एंडाउमेंट्स हो या मनी बैक हो तो आपको ज्यादा अच्छा कोलेटरल का काम करता है वो। ओके, आपको अगर आज मुझे रेकमेंड करना हो कि मैं अपनी बेटी के लिए कोई एक चाइल्ड प्लान अगर लेना चाहता हूँ, और मेरा होराइजन लेट्स से 15 साल का है, तो आप मेरे को टॉप 3 कोई प्लान्स बताएं ताकि मैं कंपैरिजन कर सकूं, समझ सकूं, और कोई एक उसमें से चूज करूं। देखिए, वैसे तो ऑलमोस्ट सारी ही इंश्योरेंस, इनफैक्ट सारी कंपनीज के पास ये प्रोडक्ट अवेलेबल है। बट विद माय एक्सपीरियंस जो मैंने अभी तक देखा है, इवैल्यूएट किया है, बेसिस कंपनी की पोटेंशियल, कंपनी का प्रोडक्ट, फीचर्स, पे आउट्स और इनका जो सेटलमेंट है, सेटलमेंट रेशियो जिसे कहते हैं, उन सबको ध्यान में रखते हुए मैंने 3 पॉलिसीज कोशिश की है, जो कि बड़ा मुश्किल काम था क्योंकि बहुत सारी कंपनीज के पास बहुत सारे प्रोडक्ट्स थे, तो उनमें से 3 को चूज करना थोड़ा मुश्किल था। बट फिर भी मैंने कोशिश करके 3 अच्छी पॉलिसीज निकाली हैं, वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। इनफैक्ट मैं कोशिश करूंगा कि मैं अपनी स्क्रीन शेयर करके आपको उनका एक थोड़ा थोड़ा कुछ फीचर्स भी समझा पाऊँ ऑडियंस के कन्वीनियंस के लिए, कि जिससे वो समझ पाए कि क्यों हमने उन पॉलिसीज को चूज किया है। तो मैं अपनी स्क्रीन शेयर करता हूँ और मैं आपको दिखाने की कोशिश। हाँ, हाँ जी, दिखाइए ना। थोड़ा एक बार नाम भी बता दें, इंट्रोड्यूस कर दें कौन सी पॉलिसीज हैं। देखिए, बेसिकली 3 कंपनीज को आइडेंटिफाई किया है मैंने, जिसमें पहला तो है एचडीएफसी का यंग स्टार, दूसरा बजाज का है जिसको कि ये लोग बोलते हैं यंग एश्योर प्लान, और तीसरा मैंने एलआईसी का एक चाइल्ड मनी बैक प्लान रखा है। क्योंकि कई बार मेरे पास जब क्लाइंट्स आते तो वो कहते हैं यार आप इतनी लंबी पॉलिसीज करा रहे हैं या हम चाइल्ड प्लान ले रहे हैं, कोई ऐसी पॉलिसी हो जिसमें कुछ कुछ पैसा बीच में भी मिल जाए तो ज्यादा अच्छा रहेगा, तो इस वजह से एक मनी बैक भी डाला गया है। तो मेजरली 3 कंपनी है, एचडीएफसी, बजाज और एलआईसी, जिनके 3 चाइल्ड प्लान्स को मैंने यूटिलाइज किया है, मतलब टॉप 3 में मैंने उनको कंसिडर किया है। तो मैं एक बार वैसे शेयर भी करता हूँ। इंडिया में एलआईसी के बिना इंश्योरेंस की चर्चा होना ठीक नहीं है। हाँ, इनफैक्ट देखा जाए तो सबसे पहली प्रेफरेंस सभी की, चाहे वो मैं हूँ, आप हो, या कोई भी हमारे ऑडियंस में से पार्टिसिपेंट्स हैं, सभी को यही चाहेंगे कि एलआईसी के साथ जाए। सबसे बड़ा ब्रांड है, सबसे पुरानी कंपनी है, कहीं ना कहीं गवर्नमेंट की बैकिंग है, तो सबको ये लगता है कि सबको कुछ ना कुछ हो सकता है, एलआईसी को कुछ नहीं होता। तो इसलिए एलआईसी के ऊपर ज्यादा फेथ है सभी का ही। बट उसके अलावा ये प्राइवेट कंपनी भी काफी अच्छा काम कर रही है, जैसे मैंने एचडीएफसी का नाम लिया, बजाज का नाम लिया, आईसीआईसीआई है। तो सबके कुछ कुछ प्रोडक्ट्स हैं जो कि बहुत अच्छे हैं। और अगर कोई इस तरीके की इन्वेस्टमेंट देख रहा है जिसमें उन्हें गारंटेड पे आउट चाहिए
और कहीं ना कहीं वो टैक्स लिमिट्स के अंदर भी आते हैं, जिसमें कि उनको एग्जेम्पशन का बेनिफिट मिलता है फाइनल मैच्योरिटी में। तो इस तरीके के प्रोडक्ट देख सकते हैं। मैं एक बार ये प्रोडक्ट्स की कुछ फीचर्स वगैरह शेयर कर देता हूँ। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं एचडीएफसी के साथ। आई होप मेरी स्क्रीन आपको विजिबल हो रही होगी। हाँ, इसको थोड़ा प्रेजेंटेशन मोड कर दीजिए प्लीज जितेंद्र, थोड़ा बड़ा हो जाएगा हमें। मेरी तरफ से तो प्रेजेंटेशन मोड पर ही है। चलिए, साइड में भी स्लाइड्स चल रही है ना, F5 अगर कर देते हैं। चलिए, कोई नहीं, बताएं। तो जैसे मैंने बात करी कि एचडीएफसी का यंग स्टार उड़ान प्लान है, ये गारंटेड मेच्योरिटी वाला प्लान है। इसमें आपके पास दोनों ऑप्शन आते हैं। अगर आपको लमसम चाहिए तो ये एंडाउमेंट भी बन जाता है। अगर आपको इंटरिम में पेमेंट चाहिए, आपको लगता है कि मुझे थोड़ा थोड़ा पैसा करके हर साल मिल जाए, चाहे वो अगले 5 साल में मिल जाए, तो वो भी आप कर सकते हैं। इसमें आपके पास मल्टीपल वेरिएंट्स भी हैं, जिसमें आप शुरुआत में ज्यादा पैसा लेके बाद में कम, या शुरुआत में कम पैसा लेके फाइनल मेच्योरिटी पे ज्यादा। तो वो परमुटेशन कॉम्बिनेशन आप बना सकते हैं अपनी नीड के हिसाब से। तो कहा जाए तो काफी फ्लेक्सिबल गारंटेड प्लान है, जिसमें आपको कंपनी गारंटेड एडिशंस देती है। और अगर इनके बोनसेस वगैरह की बात करें तो कंपैरेटिवली अगर बाकी कंपनी से देखें तो डिसेंट सा एक बोनस भी डिक्लेयर करती है हर साल। तो अगर आप एक्सपेक्टेड रिटर्न्स की बात करेंगे तो आप इस तरीके के इन्वेस्टमेंट से, जो कि गारंटेड की बात कर रहा है और साथ में आपको बेनिफिट दे रहा है कि इसमें वेवर ऑफ प्रीमियम भी है इन केस इफ द पॉलिसी होल्डर इज नो मोर, तो तकरीबन आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 6% से 8% के बीच में कहीं ना कहीं ये रेंज करेगा। इसमें से कुछ चीजें जो कि स्पेल्ड आउट होती है, जैसे इनका जो सिंपल रिविजनरी बोनस होता है वो डिफाइंड होता है तकरीबन 3.5% से 4.5 हर साल ये डिक्लेयर करते हैं सिंपल रिविजनरी बोनस को। बाकी इनके जो लॉयल्टी एडिशंस है या इनका जो फाइनल बोनस होता है वो डिपेंड करता है कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी पे। तो आप ये मान सकते हैं कि अगर 4.5% के आसपास ये आपको हर साल का रिविजनरी बोनस दे रहे हैं, तो 2-2.5% के आसपास इनका बाकी के जो बोनसेस है जो फाइनल मेच्योरिटी पे डिफाइन होता है वो आ सकते हैं, और तकरीबन 6.5 और 8% के बीच में इसका रिटर्न रेंज कर सकता है। तो जैसे मैंने बात करी कि इसका एडवांटेज, एक तो चाइल्ड प्लान है तो कहीं ना कहीं सिक्योरिटी कंपनी की भी प्रायोरिटी रहती है कि अगर मान लीजिए पॉलिसी के टर्म के दौरान में पेरेंट को कुछ हो जाता है तो पॉलिसी चलती रहे, जो फ्यूचर गोल है बच्चे का वो मिस ना हो, जो गारंटेड पे आउट हमने प्रॉमिस किए हैं वो अमाउंट बच्चे को मिले, सो दैट जो भी उनकी एजुकेशन रिलेटेड लाइबिलिटी है या कमिटमेंट है वो मीट किया जा सके। तो जब आप एक पोर्टफोलियो बनाते हैं तो उसमें आप एक सिंगल इन्वेस्टमेंट नहीं रखते या एक सिंगल एसेट क्लास नहीं रखते, तो आप उसमें इक्विटी, डेट, रियल एस्टेट सबका मिक्स रखते हैं। और इस पे हम कई बार चर्चा कर चुके हैं जी। सॉरी टू इंटरप्ट, आप शायद बजाज अलियांस का स्लाइड खुला हुआ है, पीछे करें थोड़ा सा, क्योंकि आपके मेरे सिग्नल्स में इशू है तो। मेरे पास एचडीएफसी खुला हुआ है अभी, आप अगर आप देखेंगे तो अभी एचडीएफसी पे ही हूँ। आप कहते हैं तो मैं दोबारा से स्टॉप करके दोबारा शेयर कर दूँ। जैसे मैंने बताया कि मल्टीपल बेनिफिट्स देता है, आप इसमें से चूज कर सकते हैं। आपको लमसम चाहिए मेच्योरिटी पे, या आपको इंटरिम में भी पैसा चाहिए, मनी बैक भी ले सकते हैं। आप अपनी गोल के हिसाब से, जो आपका गोल है बच्चे की एजुकेशन का, उसके हिसाब से इसको कस्टमाइज कर सकते हैं कुछ हद तक, जिसमें आप इसका पे आउट शुरुआत में ज्यादा और मे बी आने वाले समय में कम, या शुरुआत में कम और एंड मेच्योरिटी पे ज्यादा कर सकते हैं। तो ये फ्लेक्सिबिलिटी प्रोडक्ट आपको देता है। तो जैसे मैंने बात करी कि जब भी आप इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं, पोर्टफोलियो बनाने की बात करते हैं और किसी भी स्पेसिफिक फाइनेंशियल गोल की बात करते हैं, तो आप एक इक्विटी डेट का मिक्स बनाते हैं। तो इक्विटी में आप म्यूचुअल फंड, स्टॉक्स, इनको यूज करते हैं। और जहां डेट की बात आती है तो वहां पे आप डेट फंड्स, एंडोमेंट पॉलिसीज, बॉन्ड्स, इस तरीके के गारंटेड इंस्ट्रूमेंट्स को यूज करते हैं। तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो इस प्रोडक्ट के अंदर एलोकेशन आपका तकरीबन 25-30% आपके टोटल इन्वेस्टमेंट का हो सकता है। तो आप एक सालाना प्रीमियम देके कुछ सालों तक, अगर आपके पास समय है, ये जनरली उन इन्वेस्टर्स को सूट करेगा जिनका टाइम होराइजन लंबा है, मतलब जो 10 साल 15 साल के लिए इन्वेस्टेड रह सकते हैं। जिनका टाइम होराइजन छोटा है, जिनके बच्चे अभी बड़े हो चुके हैं, 10-12 साल की एज में पहुंच चुके हैं और उनके पास उतना समय नहीं है, अब उनके लिए उतना कंड्यूसिव नहीं है, क्योंकि उनके पास टेन्योर उतना नहीं है। तो जनरली सुटेबल उनके लिए है जिनके पास एटलीस्ट 10 ईयर्स का टाइम होराइजन है। आप इसमें इन्वेस्टमेंट करके टैक्स बेनिफिट भी ले सकते हैं। आपको फाइनल मेच्योरिटी पे भी टैक्स एग्जेम्पशन मिलेगा अगर आपका प्रीमियम 5 लाख के अंदर अंदर रहता है साल का। तो इन सब चीजों को मद्देनजर रखते हुए एचडीएफसी का प्रोडक्ट मैंने आपको बताया। मैं बजाज को भी शेयर कर देता हूँ। बजाज में भी आपके पास सिंस हम चाइल्ड प्लान की बात करते हैं, तो बेसिकली जो हम बात कर रहे थे एचडीएफसी के यंगस्टार उड़ान प्लान की बात कर रहे थे, जिसमें कि ये जो प्रोडक्ट है, जैसे मैंने 2-3 बार ही पहले बता दिया कि एक एंडाउमेंट और मनी बैक दोनों हो सकता है, गारंटेड मेच्योरिटीज हैं। और मेच्योरिटीज के साथ जो एडिशंस हैं, जो हर साल आपका एडिशन होगा इन दी फॉर्म ऑफ बोनसेस, वो भी गारंटेड है।
और वो 5वें साल से शुरू हो जाता है। मतलब 5 साल के बाद अगर कभी मान लीजिए आपको ऐसा लगता है कि मुझे नीड है और मेरे को लिक्विडिटी चाहिए, सो फ्रॉम 5th ईयर ऑनवर्ड देयर गारंटेड एडिशन ऑल्सो। तो आप बीच में चाह के भी चाहे तो इसको विड्रॉ कर सकते हैं। बट कोशिश ये करिए कि आप इसको पूरी मेच्योरिटी तक लेके जाएं, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि इनका जो फाइनल एडिशन होता है, फाइनल बोनस होता है, प्लस लॉयल्टी एडिशन है, वो आपको मेच्योरिटी में मिलते हैं, जो आपके रिटर्न को इनहेंस कर देता है। जरूरत के केस में आप बीच में निकाल सकते हैं, बट कोशिश करिए कि अगर आपने प्रॉपरली इसको प्लान किया है तो इसकी मेच्योरिटी तक लेके जाए। इसके बाद अगर बात करें तो हम बजाज एलियंस के एश्योर प्लान पर आ जाते हैं। इसमें भी सिंस हम चाइल्ड प्लान की बात कर रहे हो, चाइल्ड प्लान के साथ सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि इसमें फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। या आप बच्चे की एजुकेशन, मैरिज, गोल दोनों के लिए यूटिलाइज कर सकते हैं। कंपनी आपको गारंटेड एडिशंस हर साल ऑफर करती है, जो कि 3.5 से 4.5% के बीच में होते हैं। और ये कंपनी हर साल डिक्लेयर करती है कि इस साल हमने कितना गारंटेड एडिशन या बोनस डिक्लेयर किया है। साथ में आपकी मेच्योरिटी बेनिफिट भी डिफाइंड है। आपको जब आप अपने लिए ये इन्वेस्टमेंट लेते हैं तो आपको पहले से पता होगा कि आपकी जो गारंटेड मेच्योरिटी बेनिफिट है वो कितना है। उसके ऊपर भी आपको बोनसेस वगैरह ऑफर किए जाते हैं, बट एटलीस्ट आपको मिनिमम गारंटी पता होगी कि इन वर्स्ट के सिनेरियो इतना पैसा तो मुझे मिलेगा ही। साथ में आप ऑप्शन चूज कर सकते हैं कि आपको फाइनल मेच्योरिटी में पैसा कैसे चाहिए, इंस्टॉलमेंट में चाहिए या लमसम चाहिए, वो भी आप डिफाइन कर सकते हैं। आपको जो आपकी लाइफ कवर है वो भी एक डिसेंट अमाउंट का मिलता है। तो अगर मान लीजिए आप इनको ₹1,00,000 साल का दे रहे हैं और अगले 10 साल दे रहे हैं, तो आपको 12 से 15 लाख रुपए का इसमें सम एश्योर्ड भी मिल जाता है, जो कि कोई भी इनफॉर्चुनेट अनफॉर्चुनेट इवेंट होती है तो आपके नॉमिनी को पे कर दिया जाएगा, और पॉलिसी जैसे मैंने बताया वेवर ऑफ प्रीमियम की वजह से चलती रहेगी, और फाइनल मेच्योरिटी आपके जो भी चाइल्ड है उनके लिए यूटिलाइज की जा सकती है। सबसे लास्ट में अगर बात करें तो एलआईसी का प्लान है, जो कि एक मनी बैक प्लान है। मनी बैक इसलिए क्योंकि कई बार हमें पैसे की जरूरत बीच में भी पड़ती है। वैसे तो जनरली मनी बैक को ये करना चाहिए कि जब भी आपके पास मनी बैक आए तो आप उसको री इन्वेस्ट कर दें, रादर देन उसको सेल्फ कंज्यूम कर ले, क्योंकि सिंस आपने ये बच्चे के लिए रखा है इन्वेस्टमेंट, तो आप उसको तभी यूटिलाइज करें जब वो गोल हो आपका, मतलब जब वो गोल आपका एक्चुअल में आप यू रीच दैट टाइम लाइन। तो अगर मान लीजिए ये आपको कुछ बीच में, जो कि इनका सर्वाइवल बेनिफिट 20% होता है, जो कि 6ठे साल से शुरू हो जाता है। तो अगर आपने पॉलिसी ली है तो 6ठे साल में आपको 20%, 8वें साल में 20%, 10वें साल में 20%, और फाइनल मेच्योरिटी पे सारा पैसा विद दिस 20% यू गेट दैट मनी ऑन द मेच्योरिटी। तो जो 20% आपको इंटरेस्ट में आ रहा है, आप उसको यूटिलाइज करें, री इन्वेस्ट करें, रादर देन सेल्फ कंज्यूम करने के। जनरली हम लोग यही गलती करते हैं, मनी बैक पॉलिसीज लेते हैं और मनी बैक पॉलिसीज का जो मनी बैक आता है हमें पता ही नहीं चलता कहाँ खर्चा हो जाता है। तो उसे खर्च ना करें, उसको फाइनली री इन्वेस्ट करें, कहीं और उसको इन्वेस्ट कर दें, सो दैट जब आपको उस पैसे की जरूरत पड़े अपने बच्चे के लिए तो आप उस पैसे को पूरा का पूरा उस गोल के लिए यूटिलाइज कर सके। एलआईसी है तो कहीं ना कहीं श्योरिटी है, ब्रांड है। एलआईसी के साथ आपको ये पता है कि आपके जो फाइनल मेच्योरिटी पे लॉयल्टी एडिशन है वो डिसेंट होंगे, मतलब अच्छे खासे होंगे। एलआईसी की अगर बात करें तो ये इनका भी जो सिंपल रिविजनरी बोनस है जो हर साल मिलता है वो 3.5 से 4.5% के बीच में होता है। उसके अलावा आपको फाइनल एडिशन मिलता है, जो कि फाइनल मेच्योरिटी पे प्लस लॉयल्टी एडिशन, जो कि रेंज करता है तकरीबन 2.5 से 3.5% के बीच में। तो अगेन इस तरीके की इन्वेस्टमेंट का भी रिटर्न तकरीबन 6 से 8% के बीच में रेंज करता है। सो आपने अभी 3 प्लान्स बताए, जिसमें कि एक जो है वो आपने बताया HDFC, एक आपने बताया बजाज एलियंस के से रिलेटेड, और एक LIC से रिलेटेड। जी जी जी। आप मुझे ये बता सकते हैं कि इन 3 प्लान्स को चूज करने के पीछे आपका क्या फिल्टर था, मतलब आपने क्यों ये 3 प्लान चूज किए? देखिए, सबसे पहला तो फिल्टर था अपने आप में ब्रांड। तो HDFC, बजाज और LIC, मुझे नहीं लगता कोई ऐसा होगा पूरी ऑडियंस में जो इन 3 कंपनीज को ना जानता हो। LIC तो ऑब्वियसली मतलब प्रोमिनेंट है सारे ही प्लेयर्स में, मतलब बच्चा बच्चा LIC का नाम जानता है। इनफैक्ट कई लोग तो इंश्योरेंस को इंश्योरेंस ना बोल के LIC बोलते हैं, मतलब वो ये नहीं कहेंगे मेरे पास इंश्योरेंस है, वो कहते हैं मेरे पास LIC है। चाहे वो हो सकता है किसी और प्रोडक्ट कंपनी का प्रोडक्ट हो, बट वो कहते हैं LIC है। तो LIC अपने आप में एक ब्रांड है। उसके अलावा बजाज, HDFC अपनी रेपुटेशन, अपना स्टेक, अपना सब कुछ ऑलरेडी डिक्लेयर कर चुके हैं मार्केट में, मार्केट लीडर्स है इस प्रोडक्ट के। इन 3 प्रोडक्ट को चूज करने का एक रीजन तो ब्रांड था, जैसे मैंने आपको बताया। दूसरा था इनका पे आउट्स। इनके पे आउट्स बहुत ही स्ट्रीमलाइंड और फ्लेक्सिबल हैं। आप अपनी नीड के हिसाब से इसको कस्टमाइज कर सकते हैं। तो अगर आपको लगता है कि आपको लमसम नहीं चाहिए, आपको साल दर साल पैसे मिल जाए, 5 साल में मिल जाए, या शुरुआत में कम पैसे मिले क्योंकि ज्यादा पैसे में भी हो सकता है वो हायर एजुकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन के टाइम पे चाहिए, तो आप उस टाइम पे ज्यादा पे आउट ले लें। तो आप थोड़ा सा फ्लेक्सिबिलिटी को इस्तेमाल करते हुए चीजों को अपने हिसाब से कंड्यूसिव कर सकते हैं।
तो उस एक अलग फैक्टर जो मैंने कहा कि दूसरा फैक्टर था फ्लेक्सिबिलिटी, तीनों के अंदर ही वेवर ऑफ प्रीमियम है। इनफैक्ट ऑलमोस्ट सारी कंपनीज चाइल्ड प्लान के अंदर वेवर ऑफ प्रीमियम देती है। तो वो भी एक फीचर था जिसकी वजह से इनको मैंने चूज किया। इसके अलावा जो चौथी चीज है जिसकी वजह से एचडीएफसी, बजाज और एलआईसी को चूज किया, इनके बोनसेस की वजह से। तो अगर आप बाकी कंपनीज के साथ कंपेयर करेंगे तो इनका जो फाइनल एडिशन और लॉयल्टी एडिशन आते हैं जो फाइनल मेच्योरिटी पे मिलता है, रिविजनरी बोनस तो ऑलमोस्ट सारी कंपनीज के सिमिलर है, जो रेंज करता है 3.5% से 4.5% के बीच में। और ये आपके पॉलिसी के टेन्योर पे डिपेंड करता है। तो मान लीजिए अगर आपने 13 साल से 15 साल की पॉलिसी ली है तो आपका सिंपल रिविजनरी बोनस होगा, यानी साल का जो बोनस ऐड होता है वो 3.5% होगा। अगर आपकी पॉलिसी 15 साल से 20 साल की है तो ये 3.9% हो जाता है। और अगर यही पॉलिसी 20 साल की है तो ये 4.5% होता है। तो ये ऑलमोस्ट सारी कंपनीज का सेम है। बट जो मेन होता है वो आपका फाइनल एडिशन, फाइनल एडिशनल बोनस और लॉयल्टी एडिशन होता है, जो कि इन तीनों का कंपैरेटिवली ज्यादा था। तो इस वजह से भी एक रीजन था इनको चूज करने का। और पांचवा जो फैक्टर था वो इनका क्लेम सेटलमेंट था। तो कहीं ना कहीं ये भी हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि जो हमने सम एश्योर्ड लिया हुआ है, हम इस पॉलिसी को अगर लेंगे तो दो बेनिफिट के लिए लेंगे। पहला तो बच्चे को पैसा मिले जो हमने प्लान कर रखा है। दूसरा, अगर बीच में कुछ हो गया तो जो हमने सम एश्योर्ड भी मिल रहा है वो हमारे नॉमिनी को टाइमली और प्रॉपर्ली मिले। तो क्लेम सेटलमेंट रेशियो भी इन तीनों कंपनियों का टॉप नॉच है, मतलब ऑलमोस्ट 99% इनका क्लेम सेटलमेंट रेशियो है। तो एक वो भी एक पांचवा रीजन था जिसकी वजह से ये फिल्टर होके टॉप 3 में आए। तो आपने 5 रीजंस बताए, ये टॉप 3 बताया, सब सही है। मुझे आखिर में ये और बता दें कि इन पॉलिसीज को किनको खरीदने से फायदा होगा। ऑब्वियसली मतलब एक तो वही है जैसे मेरे ऐसे लोग जिनके बच्चे भी छोटे हैं, उसके अलावा उसके अलावा जिन्होंने ऑलरेडी इक्विटी में, रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट कर रखा है और वो कहीं ना कहीं चाहते हैं कि उनके पास कुछ थोड़ा बहुत गारंटेड भी अमाउंट रहे। आप सारी चीजें 100% मार्केट एक्सपोज नहीं कर सकते। तो जैसे मैंने कहा, आप पोर्टफोलियो बना रहे तो मे बी 60-70% पैसा आप मार्केट को दे सकते हैं, मार्केट में एक्सपोज कर सकते हैं, इक्विटी डेट मतलब इक्विटी में या शेयर्स में, साथ में रियल एस्टेट में डाल सकते हैं। बाकी बचे हुए जो 30% 40% पैसा है जो आप पोर्टफोलियो बनाते हुए इस तरीके की गारंटेड इंस्ट्रूमेंट में रख सकते हैं, जहां पे आपको श्योर शॉर्ट पता है कि हाँ इस टेन्योर के बाद मेरे को मेच्योरिटी पे इतना पैसा तो मिलेगा ही मिलेगा। आप सारा पैसा सेफ इंस्ट्रूमेंट में भी नहीं डाल सकते कि मैं सारा पैसा इंडाउमेंट पॉलिसीज में और डेट प्रोडक्ट में डालूंगा, या मैं सारा पैसा 100% इक्विटी और रियल एस्टेट में डालूंगा। आपको एक अपने पैसे को डेफिनेशन देनी होगी, आपको एक एसेट एलोकेशन को फॉलो करना पड़ेगा। और मैंने अपने एक्सपीरियंस में देखा है कि जो लोग अपने पैसे को डेफिनेशन दे के एसेट एलोकेशन प्रॉपर मैनेज करके चलते हैं, उनको मार्केट की वॉलेटिलिटीज और इस तरीके की चीजों का इम्पैक्ट कम होता है। एजुकेशन एक बहुत ही प्रोमिनेंट और इम्पोर्टेंट गोल है। आपको अगर पैसा चाहिए बच्चे के लिए तो चाहिए, मतलब आप उस पर कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते हैं। अगर आपने प्लान किया कि मेरा बच्चा एक अच्छी एजुकेशन प्राप्त करे आने वाले समय में, तो आपको पैसा ऑन टेबल चाहिए होगा। आप ये नहीं कह सकते कि मैंने मार्केट के अंदर डाला हुआ था, मार्केट डाउन है तो मैं फीस इस साल नहीं दूंगा। अगर आपको देना है वो अमाउंट तो देना है, आपको कहीं ना कहीं से चाहे लॉस बुक करके निकालना पड़े या आपको किसी और एसेट से निकालना पड़े, आपको पैसा निकालना पड़ेगा। तो वहां इस तरीके के इंस्ट्रूमेंट अच्छा काम करते हैं, जहां पे अगर मार्केट डाउन है और आपको वो रिटर्न जो आप एक्सपेक्ट कर रहे थे नहीं मिल रहा है और आपको थोड़ा वेटिंग पीरियड है, आपको 1 आध साल वेट करना पड़ सकता है मार्केट को रिकवर करने के लिए, तो वहां पे आप इस तरीके के गारंटेड प्रोडक्ट ले सकते हैं। दूसरा, ये उन लोगों को सूट करेगा जो इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट को एक साथ लेना चाहते हैं, उनके पास इतना समय नहीं है, या हमारे जैसे एक्सपर्ट की उनको एडवाइस नहीं मिल रही है, जो खुद ही अपने आप सारी चीजें मैनेज करना चाहते हैं। तो ये चाहते हैं कि हम मुझे ना एक इन्वेस्टमेंट में कर दूं एक मुश्त, और उसमें मेरा ना इंश्योरेंस भी हो जाए और साथ में इन्वेस्टमेंट भी हो जाए। तीसरा, जो कंजर्वेटिव या थोड़ा सा डिफेंसिव पोर्टफोलियो मैनेज करते हैं कि मैं इक्विटी से डरता हूं, मुझे मार्केट की वॉलेटिलिटी समझ में नहीं आती है, मार्केट ऊपर नीचे जाता है, मैं उसको हैंडल नहीं कर पाता हूँ, तो वो लोग भी इस तरीके के प्रोडक्ट्स में जा सकते हैं। उनके पे आउट्स गारंटेड होंगे, उन्हें पता होगा कि इतने साल बाद मुझे कम से कम इतना पैसा मिलेगा। तो अपनी प्लानिंग को वो अकॉर्डिंगली कंजर्वेटिव होते हुए इन प्रोडक्ट के साथ भी वो अचीव कर सकते हैं। ऑलराइट जितेंद्र, आपने आज काफी सटीक और रेलेवेंट जानकारी दी। फिलहाल के लिए मेरे सवाल खत्म हो चुके हैं। You gotta focus on yourself, on your faith, on your dreams, on your mind, on your health, yeah.